स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर माध्यम और तकनीक है। ये क्वेश्चंस हैं 171। ठीक है, लगभग कितने होंगे आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फटाफट आपकी क्वेश्चन सीरीज कराएंगे तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि तैल चित्र के लिए कितने प्रकार का आधार प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो तैल चित्र है, ऑयल पेंटिंग है, जो ऑयल कलर करते हैं वो कौन कौन से माध्यम पे करा जाता है। तो कैनवास, कास्ट फलक, बोर्ड। तो आप लोग भी जानते हैं कि बिल्कुल तीनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है हमारा तैल रंग। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ पर जो तैल चित्र की खोज करी थी किसने करी थी, जॉन वॉन आइक ने करी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। देखो, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्रेलिक रंग होता क्या है। एक्रेलिक रंग होता है कि पहले यहाँ पर जो मतलब ऑयल कलर होते हैं, तो ऑयल कलर को सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो यहाँ पर मतलब एक्रेलिक कलर का यहाँ पर खोज हुई कि मतलब जो एक्रेलिक कलर है तो वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है और बिल्कुल ऑयल जैसा इफेक्ट देता है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने मतलब बने चित्रों के लगाने की इसके लिए आवश्यकता कौन सी होती है पूछा है यहाँ पर कि वार्निश है, गोंद है, फेविकोल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर जो एक्रेलिक रंग होते हैं तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्रेलिक रंगों के लिए यूज़ करा जाता है वो एक इमल्सन होता है, यानी कि एक लिक्विड की तरह होता है। उसमें यहाँ पे एक्रेलिक रंगों को यहाँ पर मिलाया जाता है। जैसे कि ऑयल कलर में आप अलसी का तेल यूज़ करते हैं। आपको इसमें भी बता देते हैं कि जो ऑयल कलर में यहाँ पे भी आएगा क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा माध्यम तकनीक में कि ऑयल कलर के लिए हम अलसी का भी तेल यूज़ करते हैं, लिंसीड ऑयल का भी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक्रेलिक कलर के लिए उस थोड़ा सा पतला करने के लिए उसको इमल्सन के लिए भी प्रयोग जो करते हैं। ठीक है, जो लिक्विड की तरह ही होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, कौन से वर्ष पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी। देखो, पेंसिल तो हमारी पहले बहुत बन चुकी, बहुत पहले बन चुकी थी। यहाँ पे 1662 में बन चुकी थी और कहाँ पर, इंग्लैंड में। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेफाइट का यूज़ है, देखो यहाँ पर पेंसिल पहले एक ग्रेफाइट की तरह होता था, सिर्फ इतना यहाँ पे इतना पतला सा होता था ग्रेफाइट। तो उसको ना पकड़ने में, आप कोई भी चीज़ होगी, पतली चीज़ होगी तो उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो यहाँ पर पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था। फिर यहाँ पर कुछ टाइम बाद लोग धागा बांधकर यूज़ करने लगे कि हाँ, धागा बांधकर उसको पकड़ने में आसानी लगी। लेकिन अभी तक लेड का यूज़ लेड के लिए किसी ने लकड़ी का यूज़ नहीं करा था, किसी ने यहाँ पर यूज़ नहीं किया था। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले आविष्कार किया था वो किसको जाता है, यहाँ पर निकोलस जैक कॉन्ट को जाता है, कॉन्टे या फिर कॉन्टे। ठीक है, निकोलस, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, निकोलस जैक, ठीक है, निकोलस जैक कॉन्टे। ठीक है, कांते भी, कॉन्टे भी ऐसे करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर जाता है तो वो जो सन में जाता है यहाँ पर, वो आपको जो खोज हुई थी, ठीक है, जो पेंसिल का पूरा यूज़ करा है वो 795। अब आपका 795 तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका तो ये पूछा नहीं है। यानी कि उसने पहले पूछा है कि पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी। तो यहाँ पे कब बनी है, तो बिल्कुल 1662 में बनी है। और कहाँ पर बनी है, तो ये इंग्लैंड में बनी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर बनी है, इंग्लैंड में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं। देखो, यहाँ पे तैल चित्रण के लिए ये भी याद रख लेना कि तैल चित्रण के लिए यूज़ करने के लिए जो ब्रश यूज़ करे जाते हैं वो कैसे ब्रश यूज़ करे जाते हैं, फ्लैट ब्रश यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, जो फ्लैट ब्रश यूज़ करे जाते हैं, इसके लिए जो फ्लैट ब्रश यूज़ होते हैं और जो उसके लिए राउंड ब्रश यूज़ होते हैं। किसके लिए, और उसके लिए क्या कहते हैं, वाटर कलर के लिए। वाटर कलर के लिए आपके राउंड ब्रश यूज़ होंगे और यहाँ पे तैल चित्रण के लिए फ्लैट ब्रश यूज़ होंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी क्वालिटी पूछिए कि ब्रिशल ब्रश यूज़ करा जाता है या सेबल ब्रश यूज़ करा जाता है या फिर AB और दोनों। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है कि प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 ही प्रकार के होते हैं। जो प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कैसे होते हैं, 2 होते हैं। एक आपका होता है सूखा रंग
होता है, एक आपका होता है गीला। देखो एक आता है आपका ट्यूब कलर में आता है और एक आपका ऐसे ही केक में आ जाता है, थोड़े स्क्वायर शेप में, उसी टाइप के यहाँ पे सूखे कलर भी आते हैं जो आपके जल रंग होते हैं। अब हम बात करते हैं पैलेट का प्रयोग किया मतलब जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, चित्र मतलब डिज़ाइन, चित्रकला, मूर्तिकला या फिर टेक्सटाइल के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो पैलेट का यूज़ करा जाता है, पैलेट इसी तरीके का होता है आपका, मतलब जो आपका ये चीज़ होता है पैलेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैलेट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे करके बना होता है, यहाँ पे कलर रखने का जगह होती है, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी पैलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, इसी को ही पैलेट हम कहते हैं, जो मतलब प्लेट की तरह होता है, ठीक है, उसको हम पैलेट कहते हैं। बहुत लोग प्लेट बोलते हैं लेकिन प्लेट नहीं होता है, पैलेट होता है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं, चित्रकला के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ पर ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। देखो बाइंडर होता है, इसी तरीके का एक बाइंडर होता है, लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है कि यहाँ पर बाइंडर की तरह यूज़ करा जाता है ऑयल कलर में, वो किसके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाइंडर क्या होता है। क्योंकि बाइंडर वो होता है कि जैसे कि हमारा कोई भी चीज़ होती है सरफेस को, उसको फिक्स करने के लिए हम बाइंडर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाइंडर में हम बाटिक में भी यूज़ कर, मतलब बाटिक कह रहे हैं कि उसमें जब हम ब्लॉक वाले बनाते हैं तो उसमें भी बाइंडर का यूज़ करते हैं। एक प्रकार का जैसे होता है, जैसे गोंद मान लो, जैसे गोंद होता है उसी प्रकार का हम मिलाते हैं। जैसे कि आप टेम्परा में बनाते हैं, वो भी एक बाइंडर का तरह यूज़ करता है। बाइंडर मतलब किसी चीज़ को एकदम फिक्स कर देना, बांधना, ठीक है। तो हम बात करते हैं वही चीज़ की ऑयल कलर में किसका करते हैं, एक्रेलिक बाइंडर है, लिंसेड ऑयल है, टेरापिन ऑयल है या फिर फेविकोल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर लिंसेड ऑयल हो जाएगा। इसी तरह के ही जैसे कि ऑयल कलर में जैसे कि लिंसेड ऑयल को पतला करने के लिए किया जाता है, इसी तरह के यहाँ पर मतलब वो भी फिक्स भी हो जाता है, चमक भी आ जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ बाइंडर भी मतलब होता है, मतलब और चीज़ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पे जल रंग का मुख्य गुण कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे जल रंग का मुख्य गुण है पारदर्शिता, अपारदर्शिता, खुरदरा या फिर आपका चिपचिपा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग भी जानते हैं जो जल रंग की जो मुख्य विशेषता है, जो मुख्य गुण है वो कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है। और आपके जल रंग जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी का यूज़ करते हैं और बहुत हल्के रंग का यूज़ करा जाता है। तो ये आपका पारदर्शी रंग में आ जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। तो उच्च प्रकाश जो दिखाते हैं मध्यम तान द्वारा, सफ़ेद रंग द्वारा, कागज खाली छोड़ देते हैं या फिर काले रंग द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम जल रंग का जैसे पारदर्शी पद्धति में, तो पारदर्शी पद्धति में क्या क्या होता है, जल रंग होता है। और जल रंग में हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई वाइट कलर चाहिए तो हम कोई भी कलर करते हैं, तो हमें चमक दिखाने के लिए ये वाइट स्पेस यहाँ पर छोड़ देते हैं और बाकी में कलर कर दिखते हैं, तो ये चीज़ हमारा हाईलाइट होने लगता है। तो इसके लिए हम कौन सा रंग मतलब क्या करते हैं, तो कागज खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे त्रिआयामी आकार में होती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो त्रिआयामी आकार होती है वो कौन सी होती है, मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है या फिर ये सभी। तो सभी लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। कल बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम हम तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे, आप तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, एकदम सुपर फास्ट हो गया था कल, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, आज सुपर फास्ट नहीं होगा, आज बिल्कुल आराम से चलेंगे और अच्छे से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार रहिएगा, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, तभी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एक चैप्टर पूरा एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्राविधिक कला कहलाती है सामान्य आकार, निर्मय को, प्रमेय को, या फिर आपने निर्मय प्रमेय पढ़े होगा, वो खैर मैथ्स वाले स्टूडेंट पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राविधिक कला जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो बिल्कुल आपका निर्मय हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं 11 12 हो गया है, चित्र में कितने आयाम होते हैं। देखो चित्र भी कोई भी चित्र बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चित्र आयाम बनाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होती है चित्र में। सिर्फ हमें जो तीसरा होता है वो सिर्फ हमारा आभास होता है, लेकिन हमें जो आयाम मतलब जो चित्र होता है वो कितने होता है, सिर्फ 2 होता है। एक होता है हमारी लंबाई और एक दूसरी होती है हमारी चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चारकोल स्टिक है। आप लोगों ने चारकोल स्टिक देखी होगी कि चारकोल होती है मतलब ब्लैक कलर की होती है, वो एक जली मतलब लकड़ी को जलाया जाता है, वही चीज़ होती है हमारी चारकोल स्टिक, उसी से ही कलर हम करते हैं। तो यहाँ पे है रंग, ब्रश, ब्लैक, जापान या फिर जली हुई लकड़ी। तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जली हुई लकड़ी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 13 हो गया है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यहाँ पर
जो फ्रेस्को का अर्थ है तो भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र की विशेष पद्धति है, लघु चित्र है या फिर अर्ध चित्र है। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो फ्रेस्को है वो हमारे मतलब जो फ्रेस्को है तो यहाँ पर क्या भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र तो नहीं है, यहाँ पे भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति राइट आंसर है। अब हम देखते हैं बाकी। तो भित्ति चित्रण के लिए आप जानते हैं फ्रेस्को पद्धति होती है, एक आपकी गीली होती है, एक आपकी सूखी होती है, जिसको फ्रेस्को बूनो कहते हैं गीली भित्ति को, और फ्रेस्को सेको सूखी भित्ति को कहते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है शुद्ध रंगों के प्रयोग से, पतले रंग के प्रयोग से, तान के प्रयोग से या फिर विरोधी वर्ण योजना के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कल स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, मैं तो पूरे क्वेश्चन पढ़ रही थी, तो फिर उस टाइम में आप लोग क्या कर रहे थे? मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के ही देती हूँ ना आंसर, तो आप लोग क्यों नहीं दे पाते हैं? चलिए, तो कोई बात नहीं, अब आपको आराम से पढ़ाएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से सोइएगा नहीं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे द्विआयामी तल है, यानी कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी, मतलब कोई भी द्विआयामी पर त्रिआयामी अगर प्रभाव दिखाया जाता है, वो किसके द्वारा दिखाया जाता है आप भी जानते हैं, वो हम दिखाते हैं मतलब शेडिंग जो करते हैं, यानी कि तान के द्वारा। जो कि टोन होती है, टोन हमारी कितने प्रकार की होती है, मतलब 3 होती है। एक आपकी होती है डार्क टोन होती है, एक होती है आपकी मिडिल टोन होती है, एक आपकी होती है लाइट टोन होती है, और लास्ट हमारी जो होती है हाईलाइट टोन होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्रिलिक रंग की योग्यता है, वही चीज़ आ गया है एक्रिलिक रंग की योग्यता। तो सभी लोग जानते हैं कि जो इसकी योग्यता है एक्रिलिक रंग में, आपको बताया भी था कि सबकी मतलब जो एक्रिलिक रंग की जो विशेषता है, जो उसकी योग्यता है कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन ऑयल कलर सूखने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते तो लगेगा, 3 से 4 दिन तो लगते ही हैं आपके मतलब ऑयल कलर सूखने में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से सूख जाता है एक्रिलिक कलर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जब किसी चित्र में छाया प्रकाश का परछाई, ठीक है, जब किसी चित्र में छाया प्रकाश परछाई का निरूपण किया जाता है वह चित्र होता है। तो यहाँ पर परंपरावादी होता है, द्विआयामी या फिर आधुनिक। डी ऑप्शन कहाँ गया? डी ऑप्शन भी है। चलिए, तो यहाँ पे त्रिआयामी। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो क्या है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर कहेंगे कि मैम हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। पहले तो जल्दी से पढ़िए, आपको यहाँ पे चलिए आपको पूरा ही सही कर देते हैं। अब आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है, तो आप लोग भी जानते हैं कि छाया प्रकाश और परछाई के निरूपण से जो किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिआयामी प्रभाव कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि ताजी गीली भित्ति यानी कि जो गीली भित्ति पर चित्र करने की विधा कहलाती है। फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बूनो, ये भी बिल्कुल अभी मैंने बताया था जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका फ्रेस्को बूनो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है? तो यहाँ पर जापान की है, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की या फिर मलेशिया की। तो आपको बता देते हैं जो बाटिक है, देखो बाटिक कहते हैं, यहाँ पे बाटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाटिक है वो कपड़े पर करा जाता है, कपड़े पर भी किया जाता है और यहाँ पे चमड़े पर भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब यही मान के चलिए कि यहाँ पर कोई कपड़ा ही होता है, ठीक है, सरफेस के लिए। तो वहाँ पर उसके लिए आपका बाटिक जो यूज़ करा जाता है, जैसे बाटिक में मोम का रंग मिला के, मतलब जो मोम का रंग यूज़ करा जाता है बाटिक में, मोम का रंग, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाटिक में जो कपड़े होते हैं, बाटिक वाले बहुत सारे मोम का रंग यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिज़ाइन बना लेते हैं, इतने में मोम कलर फिल कर देते हैं, फिर उसमें टाई एंड डाई करते हैं और टाई एंड डाई के बाद आपका मोम फिर बाद में वो हटा देते हैं, बस आपका डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और उसमें क्रैकर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्रैकर्स तो आ ही जाएंगे ना जब आप लगाएंगे मोम कलर। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बाटिक तो किस देश की हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर इंडोनेशिया की हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैसो, देखो गैसो भी आपका इम्पोर्टेंट है। गैसो चित्रभूमि पर किस विधा चित्र में किया जाता है? तो आपको पता है यहाँ में पेस्टल, एक्रेलिक, टेम्परा या फिर जल रंग। तो आपको बता देते हैं जो गैसों का यूज़ होता है वो हमारी किसके लिए होता है, यहाँ पर टेम्परा के लिए होता है। जो गैसों का जो यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, मतलब जो पीओपी, मतलब पीओपी को मतलब उसी की तरह होता है जैसे टेम्परा में, जैसे कि टेम्परा हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हम सरफेस मतलब बनाते हैं। तो यहाँ पर जो गैसो है तो उसके लिए सरफेस बनाया जाता है, किससे, पीओपी से बनाया जाता है या फिर खड़िया से बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, तो उस पर लगा दिया जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उस चित्रभूमि को यहाँ पर गैसो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर तैल रंग है, तो आपको बताना है कि तैल रंग है कि कौन सा है, पारदर्शी, पूरक, अपारदर्शी या फिर चमकीला। तो तैल रंग सभी लोग जानते हैं,
तेल रंग हमेशा डार्क कलर लगाए जाते हैं, लाइट कलर बिल्कुल भी नहीं लगाए जाते हैं। तो तेल रंग हमेशा याद रखना हमारा किस में आ जाएगा, पारदर्शी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि तेल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम क्या है। तो यहाँ पर देखो, अंडाकार फलक पर फैलाकर, समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात, सॉरी, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि मतलब जो है आपका जो बनाते हैं ऐसे करके, जो फलक होता है एक यहाँ पे होता है और यहाँ पे कलर्स रखते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर मतलब एक यहाँ पर होल होता है, यहाँ पर आपका ब्रश रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, पैलेट राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इम्पेस्टो क्या है। देखो इम्पेस्टो भी बहुत ही ज़्यादा, इम्पेस्टो आपका उसी से ही संबंधित है जो आपका तेल रंग से संबंधित है। इम्पेस्टो होता है कि जैसे कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको खुद ही समझ में आएगा जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पेस्टो। देखो, गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रेखांकन, जल रंग की भांति। तो जल रंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, इम्पेस्टो याद रखना। भित्ति चित्रण हेतु प्रयुक्त तकनीक है, एक ही रंग द्वारा चित्रण शैली। इम्पेस्टो होता है कि कोई भी कलर होता है। देखो, अगर कोई भी बाई चांस किसी को तकनीक नहीं समझ में आती है तो मैंने पिक्चर्स के साथ यहाँ पर आपको वीडियोस करवाई हैं, तो आप माध्यम तकनीक वाली आप ज़रूर देखिएगा। पूरी फुल थ्योरी कराई है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपकी एक एक चीज़, आपकी एक एक मतलब जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम तकनीक की बात करते हैं। देखो इम्पेस्टो होता है, इम्पेस्टो हम ऑयल कलर में करते हैं, यहाँ पे एकदम थिक कलर लगाते हैं। उसी को ही थिक कलर जब लगाते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो गाढ़े रंगों की मोटी परत लगाते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्पेस्टो कहते हैं। कागज का आविष्कार हुआ था, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो कागज का आविष्कार हुआ था वो कौन से शताब्दी या कौन से सन में हुआ था। तो जो ये मतलब जो आविष्कार हुआ है तो सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पर चीन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त तो नहीं है, टिश्यू पेपर, कैनवास, कागज, कपड़ा। तो आपने तीनों पर ही तो देखा होगा, लेकिन अभी आपने टिश्यू पेपर पे नहीं देखा होगा, क्योंकि टिश्यू पेपर हमारा बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, उस पर तो ब्रश चलेगा ही नहीं, फट जाएगा, तो वो बिल्कुल आपका बेकार माध्यम ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जल रंग की पतली पारदर्शक, यहाँ पर कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि जल रंग की पतली पारदर्शक तह लगाकर कागज पर चित्रण कहलाता है। टेम्परा पेंटिंग, शुद्ध पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग या फिर वॉश पेंटिंग। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब एकदम पतली परत होती है वो कहाँ पर होती है, वो बिल्कुल यहाँ पर वॉश में होती है, क्योंकि वॉश को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप किया जाता है। बहुत बार यहाँ पर मतलब आवश्यकता अनुसार यहाँ पर जो डिप किया जाता है तो उसमें पतली पतली परतें आ जाती हैं। हर एक कलर के बाद यहाँ पर उसको एक बकेट में या टब में किसी में भी उसको डुबोया जाता है। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पर दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के बाद उपरांत चित्रण को कहते हैं, फ्रेस्को बीरू कहते हैं, फ्रेस्को सेको कहते हैं या फिर आपका वॉल पेंटिंग कहते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो दीवार पर यहाँ पर समझ गए होंगे कि दीवार के प्लास्टर सूख जाने के उपरांत चित्रण को कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेस्को सेको इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेस्को बूनो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, गीली भित्ति से हो जाएगा। ठीक है, किससे, गीली भित्ति से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, देखो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कि मेरे क्वेश्चंस आपके अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा प्रैक्टिस आप ज्वाइन करिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कैनवास पर ऑयल बनाने का सही क्रम क्या है। देखो कैनवास के लिए देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आइएगा, नहीं तो कहेंगे कि मैम हमें टाइम नहीं देती हैं। जो इसका राइट आंसर हो है वो कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। देखो आपका सबसे पहले कैनवास का होता है, सबसे पहले हम कोई कपड़ा, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि कोई कैनवास होता है उस पर हम एक कपड़ा चढ़ाते हैं उस पर। ठीक है, ये हमारा उस पर पहले हम स्ट्रेचिंग करी, हमने स्ट्रेचिंग कर ली यहाँ पर एक फ्रेम पर। ठीक है, अगर फ्रेमिंग होता मतलब जो स्ट्रेचिंग है तो हम पहले मतलब स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्राइमिंग करेंगे। एक वाइट कलर का होता है, यहाँ पे उस पर प्राइमिंग करी जाती है कि ताकि, क्योंकि वो कैनवास का कपड़ा होता है, नहीं तो कलर सारा सोख लेगा, इसीलिए हम उस पर क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्राइमिंग इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ताकि रंग एब्जॉर्ब ना करे और फिर भद्दे भी लगने लगेंगे। और प्राइमिंग करने के बाद कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत ज़्यादा चमक मतलब शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, तो लास्ट में हम फ्रेमिंग करेंगे, लास्ट में उसकी फ्रेमिंग करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा कैनवास का तैयार हो जाता है ऑयल चित्र। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे
चित्रकला के लिए कौन सी सतह उपयोग किया जाता है? दीवार, कैनवास, ताड़पत्र या फिर ये सभी? तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि चित्रकला के लिए तो दीवार भी ज़रूरी है, कैनवास भी, ताड़पत्र, तो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जल रंग उपलब्ध होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो जल रंग उपलब्ध होते हैं वो केक के रूप में भी होते हैं, ट्यूब में भी होते हैं, बोतल में भी होते हैं। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बता दीजिएगा, जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि खनिज रंग में बाइंडर, देखो फिर से बाइंडर की बात आ गई। बाइंडर वही चीज़ होता है कि कोई भी, जैसे कि कोई भी अगर कोई भी चीज़ होता है, किसी को एक बंधक के रूप में काम करता है और यहाँ पर उसको चमक के लिए भी काम करता है। ये चीज़ समझ लीजिए कि खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। अलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक ग्लू या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो खनिज रंग में जो बाइंडर मिला होता है वो एक प्राकृतिक ग्लू मिला होता है। ग्लू है, ये ग्लू है, लिख गया है ग्लू, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे ठोस में कितने आयाम हैं? ये तो बिल्कुल बताते बताते थक चुके हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 ही आयाम होते हैं। एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक ऊंचाई होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे तैल चित्र आवश्यक नहीं है। चाकू, ईजल, पानी, तार पेन। तो तैल चित्र में तो सभी जानते हैं कि तैल चित्र में है, जब तैल चित्र है तो तैल चित्र का नाम ही है, तो तैल में पानी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पानी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दीवार चित्रकला, यानी कि दीवार चित्रकला, भित्ति चित्रकला की बात कर रहा है कि लिए सतह प्रयोग किया जाता है। दीवार, कैनवास, ताड़पत्र, कागज। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भित्ति चित्रकला के लिए जो सतह प्रयोग करा जाता है वो कौन सा किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर दीवार राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यहाँ पे तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है। तो तारपीन, कोलतार, फिक्सटेटिव या फिर इम्पेस्टो। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो फिक्सटेटिव, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका फिक्सटेटिव होता है। तो फिक्सटेटिव आपको बता देते हैं कि ये कोई भी चीज़, जैसे पेस्टल कलर होते हैं, जैसे मान लो आपने पेस्टल कलर नहीं देखे हैं बाई चांस, तो आपने चौक तो देखा होगा। चौक को मान लीजिए कि अगर कलर चौक को आप किसी खुरदरे पेज पर चलाते हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा ना। तो वो अगर निकल जाएगा तो इसीलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? फिक्सटेटिव को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बताने की इतनी वो नहीं है, आप लोग बस इमेजिन करिए, तो बस इसीलिए बता देती हूँ। एक चौक की तरह मान लीजिए, चौक को अगर हम किसी चीज़ पर लगाते हैं, पेज पर लगाएंगे तो बहुत जल्दी हट जाएगा। तो उस कोलों को हम फिक्स करने के लिए फिक्सटेटिव का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए वही पेस्टल होता है। कपड़े पर मोम लगाकर जो रंग करने की विधि होती है वो कौन सी होती है? कोलाज, नक्काशी, बंदेज, बाटिक। तो अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जो कपड़े पर मोम लगाकर जो करा जाता है तो वो कौन सा होता है? तो बिल्कुल आपका बाटिक में आ जाएगा। तो वही चीज़, एक कपड़ा होता है, कपड़े पे यहाँ पे डिज़ाइन बनाई जाती है, कोई सी भी मोम से कोई भी डिज़ाइन बना दी तो यहाँ पर उसमें क्रैकर्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको फिर कलर कर दिया जाता है, मोम लगे हुए साथ साथ में ही कलर किया जाता है। फिर मोम करने के बाद वो फिर सूख जाता है, वो वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है, यहाँ से मतलब बाटिक में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ पे नज़दीक रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखो, नज़दीक रेखा किसकी बात कर रहा है? नज़दीक रेखा खींच दी, ठीक है, कुछ ज़्यादा खींच दी, कुछ कम खींच दी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया? ये समझ गए हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ये बिल्कुल आपका हैचिंग में आ जाएगा। अगर हम यही चीज़ यहाँ पर क्रॉस हैचिंग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर चीज़ हम क्रॉस हैचिंग करते हैं तो वो चीज़ हमारा किस में आ जाता है? आपका क्रॉस हैचिंग में ही आ जाता है। मतलब क्रॉस कर देते हैं तो आपका ये क्रॉस हैचिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ से हम कोई भी फिगर, कोई भी कुछ बनाते हैं तो उसी तरीके से हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं कि इम्पेस्टो। देखो, इम्पेस्टो तकनीक तो आप समझ गए होंगे कि किससे है। तो बिल्कुल ये अभी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर इम्पेस्टो है तो ये चित्रकारी से हो जाएगा, और चित्रकारी से हो जाएगा तो किससे हो जाएगा? तो बिल्कुल ये आपका ऑयल कलर से हो जाएगा। इसको भी समझिएगा। ठीक है, ऑयल कलर में बहुत मोटे मोटे कलर लगाए जाते हैं, बहुत धब्बे वाले कलर लगाए जाते हैं। वही चीज़ हमारा जो इफेक्ट कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? इम्पेस्टो कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, स्केच की विशेषता है। स्केच समझ रहे हैं? तो स्केच क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ स्केच जल्दी से तैयार कर लिया जाए तो वो हमारा क्या होता है? तीव्र प्रवाह पद्धति। यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर शिकायत करेंगे। तो यहाँ पे स्वर पद्धति है, अनेक सीमांतीय पद्धति है, निरीक्षण पद्धति है या फिर तीव्र प्रवाह पद्धति है। तो आपको बता देते हैं जो स्केच तैयार करा जाता है वो बहुत ही जल्दी तैयार करा जाता है। लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ पे 20 से
30 सेकंड भी हो सकता है, या फिर आपका 5 मिनट में स्केच तैयार कर दिया जाता है। तो ये आपका कौन सा होता है, तीव्र प्रभाव पद्धति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चित्रभूमि किस प्रकार की होती है, एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी या फिर त्रिआयामी। तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी चित्रभूमि होती है, जो मतलब है वो कैसी होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक आयामी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे एक आयामी चित्रभूमि तो होती है, वो वैसे लंबाई होती है, चौड़ाई हो जाएगी आपकी द्विआयामी हो जाएगी। कोई चित्रभूमि है तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, यही चीज तो होती है, तो यानी कि द्विआयामी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा द्विआयामी हो जाएगा राइट आंसर, एक आयामी तो नहीं होगा, सिर्फ लंबाई तो नहीं होती है, चौड़ाई भी होती है। चलिए तो यहाँ पर है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, एक्रिलिक रंग, तैल रंग, मोम, उपयुक्त सभी। तो ये भी बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे जो बाटिक में प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर मोम का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, मोम का यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे 42 स्केचिंग है। तो सभी लोग जानते हैं जो स्केचिंग है, आभासी रेखांकन, पूर्ण रेखांकन या फिर आपका त्वरित रेखांकन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जो स्केचिंग होती है वो क्या होता है, आपका त्वरित रेखांकन होता है। त्वरित रेखांकन मतलब क्या है, आपका जल्दी से, तेज से, स्पीड से, यानी कि शीघ्र, त्वरित। ठीक है, चलिए तो ये बड़ी कठिन, ऐसे ज़्यादा टफ दे देते हैं, बाकी तो आपका इंग्लिश में आता भी है। तो बाई चांस अगर मान लो किसी को टफ पड़े तो एक बार इंग्लिश भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूरोस्कोरो, क्यूरोस्कोरो भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं चेरेस्क्यूरो। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेरेस्क्यूरो भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेरेस्क्यूरो जो होता है, यहाँ पे चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव होता है, चित्र में काले रंग का प्रभाव होता है, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो तो चलो बता देते हैं, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव होता है। यहाँ पर एकदम से कोई लाइट पड़ती है, अगर यहाँ पर कोई भी प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे आपका लाइट का हो, यानी कि कोई बल्ब का हो, कैसे भी हो, उसका प्रकाश अगर हमारे फेस पर पड़ता है तो बहुत इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। विंची ने अधिकतर यहाँ पे चेरेस्क्यूरो का बहुत ज़्यादा यूज़ अपनी पेंटिंग्स में किया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वसली क्या है, तकनीक, माध्यम, पद्धति या फिर धरातल। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो वसली है वो क्या होता है, धरातल होता है। और वसली को यहाँ पर बहुत सारे मोटे मोटे पेज होते हैं, उसको बहुत सारे ले लिए जाते हैं और उसको एक ऊपर एक बहुत अच्छे से इसको चिपकाया जाता है और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मोटा एकदम बन जाता है और इसी को ही यहाँ पर एक सरफेस बन जाता है, एक धरातल बन जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वसली कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर जो शुष्क माध्यम कौन सा है, तो बताइएगा कि यहाँ पे जो शुष्क माध्यम है वो कौन सा है। चलिए तो यहाँ पे शुष्क माध्यम बताइएगा, तैल रंग है, जल रंग, पेस्टल या फिर एक्रेलिक रंग है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो शुष्क माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल मैंने अभी बताया था, जो पेस्टल रंग होते हैं जो बिल्कुल एक चौक की तरह होते हैं, इसी तरीके से होते हैं, यहाँ पे कलर्ड होते हैं और उसमें यहाँ पर पेस्टल कलर, तो बिल्कुल एक चौक की तरह होता है, समझ लीजिए उसी की तरह, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो कलर्ड होता है और ये अच्छी क्वालिटी में होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर कह रहा है कि तैल चित्र का आविष्कार किसने किया है। तो यहाँ पे तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, तो सभी लोग जानते हैं किसने किया है, तो बिल्कुल आपका वॉन आइक बंधु हो जाएंगे। ठीक है, बंधु मतलब दोनों भाई, यहाँ पे दो भाई थे, उन्होंने यहाँ पे तैल चित्र का है, इसीलिए बंधु लिखा है। चलिए तो यहाँ पर है, ये चीज़ हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे 47 कह रहा है कि यहाँ पर अंडे के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब लोग बताते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अंडे का माध्यम का यूज़ करा जाता है, तैल चित्र, टेम्परा, एक्रेलिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं जो अंडे का, देखो यहाँ पर देखो टेम्परा बनाने की भी विधि है, तो आपको बता देते हैं कि जो टेम्परा बनाया जाता है, एक यहाँ पर अंडा लिया, मतलब येलो वाला पार्ट, ठीक है, जो एक येलो वाला पार्ट लिया, फिर उसमें क्या मिलाया, अलसी का तेल मिलाया, फिर उसमें उतना ही पार्ट में, मतलब जितना यहाँ पर अंडा लिया है, एक अलसी का तेल लिया है,
ठीक है, उतना ही यहाँ पर पानी मिलाएंगे, मतलब 2 भाग मान के चलिए कि यहाँ पे पानी मिला देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा आपका तैयार और बाकी इसमें हम मिलाएंगे कलर। चलिए, तो ये चीज़ हमारा हो गया है, टेम्परा तैयार हो गया है। चलिए, तो फिर कलर करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर टेम्परा राइट आंसर हो जाएगा। अंडे के माध्यम से यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यहाँ पे कोलाज है। चलिए, तो कोलाज है, देखो कोलाज यहाँ पे धरातल पर मोम व रंग लगाकर चित्रण करना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। धरातल पर जल का तेल रंगों द्वारा चित्रण करना, ऐसा भी नहीं है। धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर, यही बिल्कुल राइट है। चलिए, पोस्टर रंगों द्वारा चित्रण करना, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 49। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आपके ये नहीं है कि क्वेश्चन मैंने रिपीट करे हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा, पूछने का तरीका वही है, बस आपका थोड़ा सा जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी चेंज कर दी गई। इम्पेस्टो क्या है, अब यहाँ पे ऑप्शन को रख दिया है कि धरातल पर सघन मतलब अपारदर्शी है, ये यहाँ पे हो गया। अपारदर्शी रंगों को लगाना है, रंगों के माध्यम से धरातल पर पारदर्शी प्रभाव देना है, पेस्टल रंगों को पारदर्शी प्रभाव लगाना है, या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर धरातल पर सघन जो एकदम गाढ़े गाढ़े रंग लगाए जाते हैं एकदम घनी बिल्कुल तरीके से, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पेस्टो मैंने आपको बता दिया है, वही एकदम डायरेक्ट कलर लगा देते हैं जो ऑयल कलर होता है, बिल्कुल ना उसमें ऑयल कलर मिलाएंगे ना कुछ मिलाएंगे, एकदम ऑयल कलर उठाया और बिल्कुल डायरेक्ट लगा दिया, वही चीज़ हमारा इफेक्ट हो जाता है, इम्पेस्टो में आ जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि एक कला सृजन में यांत्रिक कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यम, नापना, छापना या फिर तकनीक। तो सभी लोग जानते हैं कि एक कला सृजन में यांत्रिक कौशल के जो है, ठीक है, तो यहाँ पे कला सृजन में यांत्रिक कौशल के क्रियान्वयन को कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर तकनीक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं, पेस्टल तकनीक, गॉश या फिर फ्रेस्को तकनीक या फिर वॉश तकनीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेस्को बूनो तकनीक हो जाएगा। जो भित्ति चित्रण में किस पे यहाँ पे बात कर रहा है, गीले प्लास्टर, तो बिल्कुल यहाँ पर बूनो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है, बताइएगा। प्रिंटिंग व स्केचिंग है, ग्लेजिंग व आला गीला है, या फिर कोलाज व प्रिंटिंग है, या फिर फ्रेस्को सेको व फ्रेस्को बूनो है। तो सभी लोग जानते हैं कि भित्ति चित्रण की कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको हो जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि जिसमें रंगों के साथ मोम लगाकर प्रयुक्त किया जाता है उस पद्धति को कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि देखो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर याद रखिएगा, देखो ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि देखो इसमें क्या कहा है कि रंगों के साथ, याद रखिएगा, रंगों के साथ मोम को मिला के प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन बाटिक में हम मोम में रंग नहीं मिलाते हैं। ठीक है, मोम में रंग नहीं मिलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मोम में रंग नहीं मिलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब लगाया जाता है, रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है, उस पद्धति को कहते हैं इम्पेस्टो, एनकास्टिंग, फ्रेस्को, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं एनकास्टिंग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मोम का इम्पेस्टो में तो कहते नहीं है, क्योंकि इम्पेस्टो आपको पता है कि यहाँ पर जो मोटे मोटे धब्बे लगाए जाते हैं ऑयल कलर से। ठीक है, तो ये तो आपका कट हो गया। फ्रेस्को हमारा आपका गीली भित्ति से है या फिर सूखी भित्ति से है, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, मोम से हमारा कोई मतलब है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है एनकास्टिंग। एनकास्टिंग में पता है क्या करते थे कि मतलब ऑयल मतलब जो पेंटिंग बनाई उस पर मतलब वहाँ पर आपका जो मोम के साथ रंग मिलाया जाता था। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता था, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब पुरानी सी पेंटिंग हो गई हो, कि उस पर बहुत ज़्यादा 3D इफेक्ट भी लगता था। ठीक है, आप एक बार सर्च करिएगा यहाँ पे एनकास्टिंग वाला जो मोम के साथ, तो यहाँ पर उन्होंने यूज़ करा है। ठीक है, अधिकतर वेस्टर्न के लोग ज़्यादा यूज़ करते थे रंगों के साथ मोम को मिलाकर। चलिए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में किया जाता है। तो बताइएगा कि यहाँ पे दीवार, स्केचबुक, कागज, ताड़पत्र,
तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे म्यूरल की बात कर रहा है। तो म्यूरल की बात कर रहा है तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर दीवार हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है यहाँ पर वह कौन से सतह चित्रण के उपयुक्त नहीं है। वही चीज क्वेश्चन है तो सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, टिश्यू पेपर। ये तो अभी क्वेश्चन आया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं, बस ये है, ये अलग एग्जाम में आया है कि कौन सी सतह, तो आपका टिश्यू पेपर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रंग की पतली पारदर्शक तथा कागज पर लगाकर चित्रण कहलाता है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एक जल रंग की पतली पारदर्शक कागज पर लगाकर चित्रण कहलाता है टेम्परा, शुद्ध रंग पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग, वॉश पेंटिंग। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर वॉश पेंटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पतली पतली यहाँ पर परतें लगाई जाती हैं, किसमें, वॉश पेंटिंग में लगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। दीवार के प्लास्टर सूख जाने के उपरांत चित्रण को कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो बिल्कुल वही चीज हो जाएगा, आपका फ्रेस्को बूरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूख जाने के उपरांत, अच्छा सूख जाने के लिए कहा है ना। चलिए तो यहाँ पे सूख जाने के लिए कहा है, तो यहाँ पे फ्रेस्को सेक्को राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सूख जाने हैं ना, सूखी भित्ति आपकी फ्रेस्को सेक्को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यहाँ पर जब चित्रित आकृति केवल लंबाई और चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जब चित्र आकृति केवल लंबाई और चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है, यानी कि कमी, अभाव मतलब कमी, तब वह कहलाती है त्रिमीय, द्विमितीय या फिर शैलीबद्ध या फिर बहुआयामी। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे जब लंबाई चौड़ाई का बताया है कि और मोटाई का अभाव हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी कमी हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे दो ही चीज़ तो बचा ना, तो कौन सा हो जाएगा, आपका द्विमितीय हो जाएगा। चलिए यानी कि द्विआयामी। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर बड़ा, चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये भी पता नहीं क्यों डांस करने लगता है चलिए तो यहाँ पे इनमें से कौन सा रंग करने का माध्यम नहीं है, पेस्टल, कागज, तेल रंग, जल रंग। तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे मतलब जो चित्रण करने का माध्यम नहीं है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जो आपको यहाँ पर सबसे अलग लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, तो कागज। तो कागज हमारा कोई मतलब माध्यम नहीं है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सरफेस है, एक धरातल है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। सेड स्क्वायर होता है, तो सब लोग जानते हैं सेड स्क्वायर क्या होता है। सेड स्क्वायर तो सभी लोग ने देखा भी होगा, यूज भी करा होगा, है ना, सब लोग ने किया होगा, है ना। दो सेड स्क्वायर होते हैं ना, दो सेड स्क्वायर होते हैं, तो सब ने यूज करा होगा चलिए खैर बनाना क्या है, तो बाकी सब लोग ने सेड स्क्वायर यूज करा होगा। तो कौन से है, चौकोर है, तिकोने हैं, तो बिल्कुल सब आपका तिकोने हो जाएगा, है ना। इतने अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो फिर बात ही क्या है, सब लोग एग्जाम ही क्रैक कर लेंगे। यहाँ पे जो जॉब दिलवानों के लिए भी आप लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे फिर मेरिट बनेगी 0.1, 0.2, है ना, ऐसे करके मेरिट बनेगी, मतलब जितनी है 115.1, 116.1, है ना, ऐसे करके बनेगी। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे पीपीए घोल के हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाइक्रोमेट या फिर अमोनियम सिल्वर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। देखो फिर से पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर से कहेंगे कि मैम ने पढ़ने का मौका नहीं दिया, सबको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो पीपीए घोल है, पीवीए, ठीक है, पीवीए, जो पीवीए यहाँ पे घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा यहाँ पर अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 62 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सभी लोग जानते हैं। चलिए तो यहाँ पे किसको कम करें, नीचे क्वेश्चन मत देखिए, इसको कट करिए, बस यही वाला क्वेश्चन देखिए। तो बताइए जल रंग की बात बताते हैं, जल रंग किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा आप लोग क्वेश्चन। चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जल रंग की। तो जल रंग हमारा किससे संबंधित है, आपको पता है कि पारदर्शी यानी कि 3 नंबर। इम्पेस्टो है, तो इम्पेस्टो आपका किससे हो जाएगा, बहुत सघन रंग, यानी कि बहुत ही पास में बहुत ही गाढ़े गाढ़े रंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्पैटरिंग क्या होता है, स्पैटरिंग मतलब आपका छिड़काव होता है, ठीक है, यानी कि छिड़काव होता है। समझ गए हैं कि जैसे कि आपका किसी संबंध है, स्पैटरिंग सूक्ष्म बिंदी, है ना, जैसे ब्रश होता है ना, बहुत सारे आपने बचपन में किया होगा, खैर आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, मैंने तो किया है। यहाँ पे टूथ ब्रश होता है ना, उसको स्प्रे से कलर किया जाता है ना, छोटे में बड़ा शौक होता है ड्राइंग करने का। तो यहाँ पे है, तो बिल्कुल यहाँ पर सब बहुत सूक्ष्म रंग, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा ये तीसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, ये इम्पेस्टो आपका चौथा।
चलिए, तो स्पैटरिंग हो जाएगा, स्पैटरिंग आपका कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर। गॉश है तो गॉश में आप प्रत्येक रंग के साथ क्या है, सफ़ेद रंग मिलाना। देखो सफ़ेद रंग, देखो गॉश क्या होता है, गॉश में यही चीज़ होता है कि मतलब कोई भी चीज़, देखो आपने जल रंग करते होंगे, जल रंग में क्या करते हैं कि वाइट कलर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे गॉश में वाइट कलर नहीं छोड़ते हैं। गॉश में वाइट कलर का ही इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और उसी में वही चीज़ कलर लगाते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं फिर से इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है, सभी लोग जानते हैं कि किससे है, चित्रकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं तो किससे हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर चित्रकला से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 64, तो 64 की बात करते हैं इम्पेस्टो। चलिए, तो ये भी चीज़ आ गया है, तो हम पहले बात करते हैं इम्पेस्टो है। तो यहाँ पे पहले इम्पेस्टो के बारे में बात करते हैं। जो इम्पेस्टो किससे संबंधित हो जाएगा आपका, किससे संबंधित हो जाएगा, मतलब मोटा और, इम्पेस्टो अभी बताया था ना, मोटा और पारदर्शी यानी कि 4 नंबर। वाटर कलर है तो वाटर कलर किससे संबंधित हो जाएगा आपका, पारदर्शी यानी कि 3 नंबर। ऑयल पेस्टल है तो ऑयल पेस्टल किससे संबंधित हो जाएगा आपका, अपारदर्शी यानी कि 2 नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर है, तो एक्रेलिक कलर कैसे होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर यानी कि 4 3 2 1 राइट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 65 पे बात करते हैं। तो फिर से यहाँ पर आपका मिलान वाला आ गया है, तो बताइएगा कि यहाँ पे एनकास्टिंग यानी कि एनकास्टिंग होता है तो आपको अब किससे संबंधित है, तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। अवशिष्ट पदार्थ है, कंप्यूटर है, मोज़ेक है या फिर मोम है। तो आपको बता देते हैं जो एनकास्टिंग होता है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, मोम से हो जाएगा यानी कि 4 से हो जाएंगे। टेस्टरी है आपकी, जो किससे संबंधित हो जाएगा आपका, मोज़ेक से संबंधित हो जाएगा। मोज़ेक जो एकदम शीशे की तरह चमकते हैं, मणिकुट्टम, ठीक है, तो ये आपका मोज़ेक हो जाएगा। चलिए, तो कोलाज है, यानी कि मैंने अच्छा लिखा नहीं है, एनकास्टिंग आपका 4 नंबर, एक 3 नंबर, और कोलाज है, कोलाज तो आप समझ गए होंगे, तो अवशिष्ट पदार्थ हो जाएगा, ये 1 नंबर। और ये आपकी क्या है, मार्फिंग है, जो मार्फिंग है वो आपकी किससे संबंधित हो जाएगी, कंप्यूटर से हो जाएगी यानी कि 2 नंबर। 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि यहाँ पर लकड़ी, देखो यहाँ पे फिर से मिलान वाला आ गया है, तो इसको भी बताइएगा कि जो लकड़ी का किससे संबंधित है। तो पहले लकड़ी की बात करते हैं। जो लकड़ी है वो इंटार्सिया, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा आपका, 1 मिनट, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। लकड़ी है तो आपका इंटार्सिया है, ये आपका 2 नंबर। पत्थर है तो पत्थर से आपका किससे हो जाएगा, यहाँ पे रिलेवो शिएसिटो, ठीक है। चलिए, तो धातु है तो धातु का आपका किससे हो जाएगा, सिरे परद्यू, ठीक है, सिरे परद्यू, ये सब आपकी क्या है, टेक्निक है, ठीक है। फायरिंग, इंटार्सिया, सिरे परद्यू और आपकी रिलेवो शिएसिटो, ये सब आपकी क्या है, टेक्निक है, ठीक है, इन टेक्निक के नाम है। बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, फायरिंग में पढ़ी होगी, मूर्ति कला में पढ़ी होगी ना फायरिंग। चलिए, तो फायरिंग आपका किससे हो जाएगा, मिट्टी से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ही कर दिया। चलिए, तो आपको पूरा बता देती हूँ। लकड़ी का आपका हो जाएगा आपका इंटार्सिया हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। पत्थर का आपका हो जाएगा रिलीवो शिएसिटो हो जाएगा, ये 4 नंबर। धातु है आपका किसे हो जाएगा, सिरे परद्यू हो जाएगा, 3 नंबर। और बाकी जो मिट्टी है वो आपका हो जाएगा फायरिंग यानी कि फर्स्ट नंबर। 2 4 3 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये 67 है, किसी वस्तु पर सज्जा कट आउट्स को कहते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किसी वस्तु, जो किसी वस्तु की सज्जा हेतु प्रयुक्त क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर सज्जा कट आउट्स को कहते हैं। चलिए, तो बताइएगा, डेकोपेज, पोस्टर, कवर पेज, कोलाज। तो यहाँ पे किसी वस्तु की सज्जा कटआउट्स को कहते हैं, तो बताइएगा किसको कहते हैं, डेकोपेज को कहते हैं, पोस्टर को कहते हैं या फिर कवर पेज को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे डेकोपेज हो जाएगा। डेकोपेज क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो मतलब दिए हैं यहाँ पर डेकोपेज, पोस्टर, तो यहाँ पे जो डेकोपेज होता है वो एक प्रकार की क्या होता है, मतलब जो साज सज्जा करने के लिए एक मतलब वो होता है, मतलब तकनीक होती है। ये कैसी होती है तकनीक, यहाँ पे ये 3D तकनीक होती है, ठीक है। कैसी होती है आपकी, 3D तकनीक होती है, ठीक है। बाकी इसका जो यूज़ करा गया था, यहाँ पे नाम भी सुन के ऐसे ही लग रहा है, डेकोरेशन से डेको पेज है ना, तो ऐसे डेकोरेशन से डेको पेज, तो आपको लग ही रहा होगा नाम से ही। तो ये भी एक प्रकार की एक कला है, ठीक है। तो ये भी डेको पेज है, ये भी एक प्रकार की कला है, ये एक 3D वाली है कला, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे डेको पेज हो गया है 68, यहाँ पे 68 है। यहाँ पे कला के संदर्भ में कलम, ये पता नहीं क्यों डांस करने लगता है,
चलिए, तो कला के संदर्भ में कलम, तो कलम आप लोगों ने पढ़ी होगी, कलम आपने पढ़ी होगी ना। तो जो आपकी है लेखनी, कूची, आपने पहाड़ी कलम पढ़ी होगी, तो समझ गए होंगे कि कलम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल शैली से संबंधित हो जाएगा, पहाड़ी शैली से। ठीक है, मतलब पहाड़ी शैली से नहीं, मतलब चाहे पहाड़ी हो, राजस्थानी हो, मुगल हो, वो शैली, सारी शैलियाँ जो होती हैं वो क्या है, आपका कलम से ही मानती है, मतलब कलम का पर्यायवाची है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है। यहाँ पे निम्न में से मोम का प्रयोग, देखो वही चीज़ क्वेश्चन कर रहा है, बस ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में अलग आया है कि निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में प्रयोग, मतलब चित्रण किया जाता है। कोलाज, मिश्रण, भित्ति चित्रण, बाटिक या फिर चित्रण या फिर फैब्रिक चित्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी बताया था कि यहाँ पर अब तो आपके बहुत जल्दी आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अगर जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता ही होगा। बाकी तो आप सब लोग ब्रिलियंट हैं, सब लोग बता ही देंगे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मोम में। देखो यहाँ पर रंग, अगर रंग वाला पूछा जाए कि रंग के साथ अगर मोम का यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, एनकास्टिंग कहते हैं। याद रखना, भूल मत जाना, इसलिए मैं आपका रिपीट करवा रही हूँ। एनकास्टिंग कहते हैं जो रंग के साथ मिलाकर जो यूज़ करा जाता है उसे एनकास्टिंग कहते हैं, और जो मोम का सिर्फ डायरेक्ट प्रयोग करा जाता है उसमें बाटिक कहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर, दीवार पर, कागज पर, चेहरे पर। तो सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पर बाटिक पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है, किस पे किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कपड़े पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गायब हो गया है, कल तो मैंने देखा ही नहीं था। कल तो कुछ ज़्यादा ही स्किप हो गया। चलिए, तो यार इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, एक ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कल तो बहुत ज़्यादा स्किप हो गया था क्वेश्चन की, मतलब 124 के बाद यहाँ पे 156 आ गया है ना। तो मुझे भी पता नहीं लगा, एकदम रिकॉर्ड करते सीधे स्पीड में चलते चलते कुछ ज़्यादा ही सुपर फास्ट हो गया था कल। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। फ्रेस्को बूनो प्रविधि, जो प्रविधि है यानी कि जो टेक्निक है परिभाषित की जा सकती है। तो यहाँ पर समझ गए हैं कि किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रविधि है। यहाँ पे चलो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप बात करते हैं, यहाँ पर किसी भित्ति पर जो लगाना बूनो प्रविधि है, या फिर किसी प्रकार के रंग को ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि है, या फिर विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं मैम, जो क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं बड़ा सा होता है ना सेंटेंस, वही वाला राइट आंसर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करके आइएगा, है ना, पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, ठीक है, मेरे ही पेड स्टूडेंट वाले स्टूडेंट है ना, तो वो बोल रहे थे यहाँ पर जहाँ मैं जॉब करती थी। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आपका जो है, तो कौन सा राइट आंसर है कि यहाँ पे फ्रेस्को बूनो की परिभाषित किया जाता है कि विशेष प्रकार का तैयार प्लास्टर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रवृत्ति कहलाता है। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि यहाँ पे फ्रेस्को बूनो पद्धति से, देखो फिर से ये डांस करने लगा। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेस्को बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं लकड़ी के पट्टे पर, दीवार की गीली सतह पर, कपड़े पर या फिर कागज पर। तो सब लोग जानते हैं कि फ्रेस्को बूनो मतलब आपकी गीली पद्धति हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, मतलब जो है क्या कह रहा है कि इसकी पद्धति, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो आपका, मतलब ये तो आपको बता दिया ना, गीली सतह है। चलिए, तो मैं भी रिपीट कर रही हूँ। चलिए, तो फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, तो सभी लोग जानते हैं पेपर कोलाज, मोंटेज, क्रॉपिंग। तो बिल्कुल आपको जानते हैं कि यहाँ पे फोटो की कतरन होती है या फिर पेपर की कतरन होती है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर कोलाज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि यहाँ पे कोलाज चित्र का माध्यम है। तो सभी लोग जानते हैं जो कोलाज चित्र का माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, भूसा, गोबर, बुरादा, बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर कागज की कतरन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पर, फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है, थिनर, एनिलाइन डाई, रबर सॉल्वेट या फिर लिंसेड ऑयल। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक, ठीक है, तो वो किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर एनिलाइन डाई मतलब से जाना जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो वही चीज़ एनिलिन, वही चीज़ आपने पढ़ा होगा, खैर आप लोग साइंस वाले नहीं हैं। यहाँ पे मतलब जो है एनिलिन होता है, ये एक मतलब क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो होंगे साइंस वाले भी होंगे, हो सकता है कि हो, तो ये कार्बनिक यौगिक है। वही चीज़ है जैसे आपने डाई देखा होगा, उसी टाइप पे यहाँ पर एक केमिकल है, उसी की तरह होता है। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रहा है कि एक कलाकार का ब्रश भागों में विभक्त होता है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो मतलब यहाँ पे देखो कैसे पूछा है, एक कलाकार का ब्रश भागों में विभक्त होता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है मतलब ब्रश भागों में, तो यहाँ पे एक आपका तो राउंड हो जाएगा, मतलब एक क्या कहते हैं, राउंड ब्रश हो जाएगा एक आपका, और एक आपका हो जाएगा कैसा, एक आपका फ्लैट ब्रश हो जाएगा, है ना। तो एक फ्लैट ब्रश हो जाएगा, मतलब ऐसे फ्लैट ब्रश। ठीक है, तो फ्लैट के लिए आपका ये जल रंग के लिए यूज़ होता है, फ्लैट वाला आपका उसके लिए होता है, ऑयल कलर के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मतलब दो ही हो जाए, ज़्यादातर तो दो ही होता है। एक वैसे फाउंटेन जो होता है वो तो अगर नहीं गिना जाएगा, फाउंटेन लगभग इस टाइप का होता है। ठीक है, फाउंटेन वाला ब्रश। चलिए, कुछ ज़्यादा ही फाउंटेन बन गया। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वैसे दो ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्रेलिक रंग का रंग एक रंग है। चलिए, तो जो एक्रेलिक रंग है तेल में घुलनशील है? बिल्कुल भी नहीं। घुलनशील है? तेल में नहीं है घुलनशील। जल में घुलनशील है? बिल्कुल है। एक्रेलिक रंग होते हैं क्योंकि घुलनशील हो जाते हैं, कपड़े पर करे जाते हैं। एक्रेलिक कलर एकदम ऑयल जैसा इफेक्ट देता है, लेकिन तेल में घुलनशील नहीं है। थिनर में घुलनशील है? ये भी नहीं होगा, रेडीमेड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप तो आंसर मिल ही गया है। खैर, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि यहाँ पे एक्रेलिक रंग एक रंग है, तेल में घुलनशील, जल में घुलनशील, थिनर में घुलनशील या फिर रेडीमेड। वो ये तो फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये कभी कभी मेरे से ना टाइप से थोड़ी सी गलती हो जाती है। चलिए, तो एक बार में रंग में प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की प्रक्रिया कहलाती है आला प्राइमा, ग्लेजिंग, ग्वाश, इम्पेस्टो। तो आप लोग ने सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे इम्पेस्टो नहीं है, ग्वाश नहीं है, ग्लेजिंग नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आला प्राइमा क्या होता है। कभी सोचा है कि आला प्राइमा क्या होता है, कि एक बार में रंग को, क्योंकि एक बार में तो बहुत सारे हम कर देते हैं पूरा। ठीक है, तो मान लो जल रंग है तो जल रंग भी। देखो, आला प्राइमा के लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो आप कह सकते हैं एक्रेलिक रंग। सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अब कोई मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वाटर कलर पेंटिंग बना रहे हैं, एक तरफ उसने मतलब वॉश पेंटिंग बना रहे हैं, तो एक तरफ उसने कलर कर दिया, अब वो सूखने का नाम लिख रहा है, फिर फैन चला दिया, फिर उसको सूखने का वेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये आपका आला प्राइमा में नहीं आएगा। अब हम बात करें यहाँ पे ऑयल कलर, तो ऑयल कलर में मान लो हम एक हमने कोडिंग कर दी। अब मान लो हम उसको 3D इफेक्ट देना चाहते हैं, तो जब तक ये सूखा नहीं है तो वो बिल्कुल एकदम गीला हो जाएगा, उसको थोड़ा तो हल्का सूखना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसका दूसरी कोडिंग कर पाएंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा आला प्राइमर के लिए हम एक्रेलिक रंग के लिए बहुत अच्छा रहता है हमारा एग्जाम्पल के लिए। उसमें जैसे कलर लगाओ, अगर हम थोड़ी ही देर लगता है कि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे जल्दी ही सूख जाता है, और उस पर हम दूसरा कलर कर सकते हैं। तो एक बार में जो प्रयुक्त करने वाले जो कलर होते हैं वो हमारे वही चीज़ होता है, वही इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, आला प्राइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सबसे अच्छा कैनवास होता है। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे अच्छा कैनवास कौन सा होता है। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे पटसन है या लिनन का जो कपड़ा है उससे क्या मतलब है। यहाँ पे देखो, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए लिनन लिख दिया है। यहाँ पे सन है, सूत है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका लिनन वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, फ्रेस्को सेको पर कौन सी वार्निश की जाती है। डामर वार्निश, डामर वही चीज़ होता है आपका तारकोल जो होता है। ठीक है, चलिए, तो ब्लैक वार्निश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है, आपको बताना है, जो सभी लोग जानते हैं, जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेस्को बैनर पर बिल्कुल आपकी वैक्स वार्निश होती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पे, सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है। यहाँ पे रंजित कागज, सफ़ेद कागज, रफ कागज या फिर ट्रेसिंग कागज। तो यहाँ पे सूखे पेस्टल के लिए बात करी गई है।
सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? यहाँ पे रंजित कागज उपयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर, जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? यहाँ पर गर्म दबा हुआ या मतलब हॉट प्रेस्ड, मीडियम कॉस्ट प्रेस्ड, रफ मोटा या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका राइट है मतलब जो है जल रंग में यहाँ पे कौन सा कागज उपयुक्त हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि हैंडमेड पेपर भी यूज़ कर लिया जाता है, आपका माध्यम ठंडा दबा हुआ भी, गर्म दबा हुआ भी, सभी आपके यूज़ कर लिए जाते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोलाज क्या है। ऑप्शन है आपके कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन या फिर अभिलेख संयोजन। तो कोलाज क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि कोलाज क्या है, तो बिल्कुल आपका टुकड़ों का संयोजन हो जाएगा या फिर कागज की कतरन। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है कि किन रंगों के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? आपको बताना है वाटर कलर, पेस्टल कलर या फिर ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर। जो एक्रेलिक कलर में भी आपका यूज़ पड़ता है, ठीक है, एमल्सन का आपको यूज़ पड़ता है, ऑयल कलर में भी लिंसीड ऑयल का यूज़ करते हैं, वाटर कलर में हमें पानी का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमें पेस्टल कलर में किसी भी माध्यम को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसको डायरेक्ट कलर कर देते हैं। ठीक है, वही चीज़ जो चॉक जैसा होता है। चलिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यहाँ पे रंगीन पेपर और पेपर कास्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? तो आपको बताना है, आपका ऑप्शन है कटिंग पेस्टिंग है, कोलाज है, पेपर मैशी है या फिर आपका ग्राफिक है। तो बताइएगा मतलब जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग जो किससे संबंधित है आपका, तो बिल्कुल आपका कोलाज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, कागज की कतरनों से बनाया गया। देखो, कोलाज से संबंधित आपके कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, सब चेंज आ गए हैं, लैंग्वेज चेंज कर दी है, इंटैग्लियो, लिथोग्राफी और ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कोलाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि यहाँ पे कागज की कतरनों से बनाए गए वाले चित्र को कहते हैं। फिर से यहाँ पर वही चीज़ दे गया है कि इंटैग्लियो, यहाँ पर कोलाज है या फिर ग्राफिक है, तो बिल्कुल आपका कोलाज चित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? एयर ब्रश का नहीं होता है या फिर सेबल ब्रश का नहीं होता है या फिर चिजल जानते हैं ना, चिजल। चलिए, तो यहाँ पर ईजल, तो यहाँ पे ईजल जो चित्रकला में इनमें से जो यूज़ नहीं होता है वो क्या होता है? यहाँ पर चिजल का यूज़ नहीं होता है, और चिजल हमारी क्या होती है? छेनी होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था चिजलिंग करते हैं किसमें? यहाँ पर जब मूर्तियाँ बनाते हैं, ये हमारा मूर्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा? चिजल हमारा मूर्ति से संबंधित हो जाएगा। चिजल मतलब इंग्लिश में बोलते हैं और उसको हिंदी में छेनी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, यहाँ पे पोस्टर कलर को प्रकृति, मतलब पोस्टर कलर को प्रकृति बताइए। पोस्टर कलर को प्रकृति बताइए। अच्छा, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है या इसका नेचर क्या है ना? जैसे इंसानों का नेचर होता है वैसे पोस्टर कलर को बताना है। चलिए, तो यहाँ पे अल्प पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? अपारदर्शी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? बेचारी यहाँ पर अपारदर्शी है ना, कुछ नहीं दिखाएगी, बेचारी अंधी है। चलिए, जो पोस्टर कलर है, चलिए, तो ये पारदर्शी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 92 है यहाँ पर, पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है? ऑयल कलर, पोस्टर कलर, जल रंग या फिर एक्रेलिक रंग में किया जाता है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या है? किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? पेपर स्ट्रेच की बात कर रहा है। जो पेपर स्ट्रेच किया जाता है वो कौन से माध्यम में? तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, किसमें? जल रंग में किया जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं यहाँ पर, स्ट्रेच। चलिए, किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाया गया? तो आपको बताना है कि चीन, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर है किस देश में जो हस्त निर्मित कागज बनाया था? तो बिल्कुल यहाँ पर चीन में बनाया गया था। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि आविष्कार का टाइम जल्दी से बताइएगा कि, और भारत में भी बताइएगा कि भारत में कब कागज आया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94। तो यहाँ पे है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज महत्वपूर्ण है? ऑयल शीट, जहाँ पे जल रंग की बात कर रहा है, ऑयल शीट तो बिल्कुल नहीं है। हस्त निर्मित कागज, मशीन से बना कागज, कोई नहीं, तो कोई नहीं तो नहीं, हस्त निर्मित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हैंडमेड पेपर की बात कर रहा है।
ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हैंडमेड पेपर यानी कि हस्तनिर्मित कागज। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है हमारा, ये भी सब लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है? टेम्परा, जल रंग, पोस्टर, ओपेक। तो सब लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जल रंग हो जाएगा। जो जल रंग हमारा कैसा है? पारदर्शी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकता है? तेल रंग, टेम्परा, एक्रेलिक या फिर सभी में? तो बिल्कुल इसका जो जल रंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकता है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा सभी में, है ना। तो सभी में कर सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि टेक्निक तो सबकी सेम ही सेम है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 97 है कि जल रंगों की यात्रा कहाँ से? देखो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का तो ऐसे तरीका दे देते हैं कि पता नहीं अब यात्रा है, अब सफ़र करने लगे हैं ना। तो यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पर जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, यानी कि कहाँ से आई और कहाँ तक आई, ठीक है। तो यहाँ पे गुफा चित्रों से या फिर पुस्तक चित्रों से, पट चित्रों से या फिर स्क्रॉल चित्रों से। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जल रंगों की जो शुरू हुई थी वो आपका हो जाएगा गुफा चित्रों से, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि गुफा चित्र प्रागैतिहासिक काल में कलर करना शुरू कर ही दिया था, तो चलिए तो वहाँ से यात्रा कर करके सब में ही आ गई है। जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा किस माध्यम में प्रभावित किया जाता है? तेल रंग, एक्रेलिक, पोस्टर या फिर आपका टेम्परा हो जाएगा। तो सभी लोग है कि जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा किस माध्यम में प्रभावित किया जाता है? तो बिल्कुल आपका एक्रेलिक रंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, अच्छे भी रहते हैं, फिक्स भी रहते हैं, सबसे अच्छा रहता है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परा तकनीक किससे संबंधित है? तो मूर्तिकार, चित्रकला, ऑफ आर्ट या फिर शिल्प कला। तो है टेम्परा तकनीक किससे संबंधित हो जाएगी? जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल हो जाएगी आपकी टेम्परा तकनीक, तो बिल्कुल आपकी चित्रकला से संबंधित हो जाएगी। ये तो क्वेश्चन आसान भी है, टेम्परा भी बताया भी था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं, तो त्रिआयामी गोलाकार आकृति को कहते हैं, द्विआयामी आकृति को कहते हैं, लो रिलीफ को कहते हैं या फिर हाई रिलीफ को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो बिल्कुल आपकी त्रिआयामी गोलाकार आकृति को कहते हैं, यानी कि जो रिंग रिलीफ होती है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पदार्थ के कणों को बांधता है। अभी तो मैंने आपको बताया था इसका ये ऑप्शन बताया था, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे भूमि बंधन है, बाइंडर है, आला प्राइमा है, तो आला गुआस तो आपका उससे संबंधित है, जो सफ़ेद रंग का जो अलग से कलर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आला प्राइमा आपका जो एक बार में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी है। भूमि बंधन आपका भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाइंडर, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि यहाँ पर वैक्स पेस्टल क्या है? चलिए तो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, तो बस आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं वैक्स जो पेस्टल है वो क्या है। तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे मोम के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे वैक्स है तो सब समझ जाइए। तेल के साथ मिला हुआ बिल्कुल भी नहीं, एक्रेलिक के साथ मिला हुआ बिल्कुल भी नहीं, गोंद के साथ मिला हुआ ये भी बिल्कुल नहीं, तो मोम के साथ मिला हुआ वैक्स पेस्टल होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि ड्राई पेस्टल क्या है? तो आपको बताना है तेल के बगैर ड्राई पेस्टल की बात कर रहा है, ड्राई पेस्टल, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे है तेल के बगैर, यहाँ पर ये भी नहीं है, मोम के बगैर ये भी नहीं है, गोंद के बगैर इनमें से कोई नहीं, यही राइट आंसर है, कोई नहीं है इसमें से, सब गलत है। चलिए तो ड्राई पेस्टल क्या है? तो ड्राई पेस्टल तो आप लोग जानते हैं सूखा होता है, कि तेल के बगैर नहीं होता है, ठीक है। चलिए गोंद मिला होता, वो गोंद के बगैर भी नहीं। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 104, आमतौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? चलिए तो यहाँ पर ये मतलब जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तारपीन का तेल या फिर सरसों का तेल, मिट्टी का तेल। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो आमतौर पे ऑयल कलर को सुखाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा तारपीन का तेल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आपका तारपीन का तेल हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105 कह रहा है कि यहाँ पर आमतौर पर ऑयल कलर के साथ किसे मिक्स करते हैं? लिंसेड ऑयल, मोबिल ऑयल, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग बता देंगे, तो कौन सा हो जाएगा? लिंसेड ऑयल हो जाएगा। और लिंसेड आपका कौन सा होता है? अलसी का तेल होता है। लिंसेड आपका कौन सा होता है? अलसी का तेल होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, लिंसेड ऑयल, और एक होता है टेरेपिन ऑयल, ठीक है। टेरेपिन
टैरपिन ऑयल होता है आपका तारपीन का तेल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आपके ऑयल कलर के लिए यूज करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, मिश्रित माध्यम, वाटर कलर, ऑयल कलर या फिर वॉश टेक्निक। तो किस माध्यम में हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मतलब जो किस माध्यम में डार्क से लाइट, डार्क से, देखो इसका भी ये तरीका बता देती हूँ। देखो जो ऑयल कलर में जो यूज़ होता है वो मतलब डार्क कलर से लाइट कलर में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम वाटर कलर में यही चीज़ देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट कलर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सबसे पहले डार्क कलर लगाएंगे। पहले हम लाइट कलर लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डार्क कलर, जो थर्ड स्टेप होती है वो हमारी डार्क कलर में होती है, और यहाँ पे पहले ही डार्क लगा देते हैं ऑयल कलर में। मतलब उल्टा ही प्रोसेस होता है ना, एक पानी और तेल ही उल्टा है ना, तो यहाँ पर इनका प्रोसेस भी उल्टा होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ऑयल कलर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, डार्क से लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो ऑयल कलर में, लाइट से डार्क की तरफ बढ़ते हैं तो किस में, वाटर कलर में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 107 कह रहा है कि यहाँ पर कोलाज पेंटिंग क्या है। तो आपको बताना है कि डिज़ाइन के लिए, मूर्ति शिल्प के लिए तो सभी लोग जानते हैं, ये तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है बिल्कुल फटाफट आंसर दे देंगे। तो कोलाज सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका क्या कहते हैं, पेपर डिज़ाइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसमें एक बार, चलिए तो एक बार यहाँ पे ये भी सही कर देती हूँ। क्या कहते हैं, कोलाज पेंटिंग क्या है, डिज़ाइन के लिए नहीं है, मूर्ति शिल्प नहीं है, बिना कलर के उपयोग से बनी पेंटिंग, यही चीज़ होगा ना, क्योंकि कोलाज पेंटिंग जो होता है, कागज़ की कतरनें तो होती हैं, कागज़ की कतरनें तो होती हैं, उसी पे तो लगाई जाती हैं, ऐसी तो होती हैं कागज़ की कतरनें। चलिए तो कागज़ की कतरनें लगाई जाती हैं, तो बिना कलर के उपयोग करने वाली पेंटिंग है, कोलाज है, क्योंकि इसमें कोलाज में कोई पेंटिंग, वो क्या कहते हैं, वो तो करते नहीं हैं, कोई कलर तो लगाते नहीं है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिना कलर, क्योंकि पेपर डिज़ाइन ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 108 है आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 108 बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि यहाँ पे एक्रेलिक रंग एक है, तेल में घुलनशील, जल में घुलनशील, थिनर में घुलनशील या फिर रेडीमेड। तो आप लोग भी जानते हैं जो एक्रेलिक रंग है वो क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि यहाँ पे पेस्टल कलर की प्रकृति बताइए, अल्प पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है या फिर तीनों में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पोस्टर कलर की जो प्रकृति है, अभी किसकी पूछी गई थी, यहाँ पे एक्रेलिक रंग की, अब यहाँ पे पूछ रहा है पोस्टर कलर की। तो पोस्टर कलर कैसा हो जाता है, तो बिल्कुल आपका अपारदर्शी हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 110 है कि चित्र के अलावा विविध सामग्री एवं पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने को कहा जाता है। ये भी सभी लोग जानते हैं कि बातिक, प्रिंटिंग, कोलाज, फ्रेस्को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कोलाज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये आप लिस्ट देखिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑयल कलर। तो सब लोग जानते हैं ऑयल कलर का संबंध किससे हो जाएगा, लिंसेड ऑयल से, यानी कि 4 नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राई पेंसिल है, तो ड्राई पेंसिल का संबंध किससे हो जाएगा, आपका फिक्सर से हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब जो 2 नंबर। म्यूरल है तो म्यूरल का संबंध किससे हो जाएगा, गम अरबिक। चलिए तो फर्स्ट नंबर। ड्राइंग है तो ड्राइंग का आपका समझ ही होंगे, तो आपका चारकोल से हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा डी, मतलब ड्राइंग है तो किससे हो जाएगा आपका, ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर, यानी कि 4213 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 है, कह रहा है, चलिए इसको थोड़ा ही बड़ा ही कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित पदों तथा मीडियम, जो पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित करना है। हल्के से गाढ़े, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सब लोग जानते हैं कि हल्के से गाढ़े की ओर हम किसकी तरफ चलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जल रंग की तरफ चलते हैं। गाढ़े से हल्के ओर की तरफ किसके चलते हैं, तो आप लोग जानते हैं तैल चित्र, यानी कि फर्स्ट नंबर। चिपकाना किससे संबंधित है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल आपका कोलाज से हो जाएगा। एचिंग किससे संबंधित है, आपका ग्राफिक से हो जाएगा, यानी कि 2143 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही क्रम है वो आपका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेचिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग है, प्राइमिंग, फ्रेमिंग जो है, तो सब लोग जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आया भी था, जो लोग स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बताया, मतलब जो आपका क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही आया था, तो मैंने बताया भी था कि यहाँ पर सबसे पहले जो कैनवास पर किया जाता है, तो यहाँ पर एक कैनवास होता है,
ठीक है, उस पर पहले एक कपड़ा यानी कि स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, कपड़े पर स्ट्रेचिंग करी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमिंग करी जाती है कि ताकि कोई कलर एब्जॉर्ब ना करे और कलर में चमक भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेंटिंग करेंगे। ठीक है, पेंटिंग करने के बाद यहाँ पर फिर उसको फ्रेमिंग करवा लेंगे। आपकी पेंटिंग तैयार, यानी कि कैनवास पेंटिंग रेडी हो गई। तो यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बढ़ते हैं। मलार कलार मतलब ये क्या है? मतलब मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम करने के लिए प्रख्यात है? तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका लगता है मूर्ति कला का आ गया है। चलिए तो यहाँ पे मलार कलार जो है किस माध्यम में काम करने के लिए प्रख्यात है? टेराकोटा फाइबर, आपका धातु संचकन है, या फिर आपका कौन सा हो जाएगा? कुम्हारी। तो आपका हो जाएगा धातु संचकन। ठीक है, ये कलाकार है, ये मूर्तिकार से संबंध है, बाकी ये ढलाई से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 115 यहाँ पर। चलिए तो 115 आपका बहुत बड़ा ही हो गया है। चलिए, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए या मिले? हॉलैंड, अजंता गुफाएं, बमियान की गुफाएं, या फिर अल्तामीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बमियान की गुफाओं में मिले हैं, यानी कि अफगानिस्तान। ठीक है, कहाँ? अफगानिस्तान। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा किससे संबंधित है क्वेश्चन? ढलाई। तो यहाँ पर आपको बताना है, ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टिन, बोरेक्स, मरकरी, या फिर सल्फर। तो आप लोग जानते हैं कि किससे किया जाता है? बोरेक्स। आपको जब यहाँ पर एक बार मूर्ति कला आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस आप कोशिश करिए कि अगर आपने मूर्ति कला जिस स्टूडेंट ने पढ़ी है तो उसको आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ढलाई के लिए धातु परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरेक्स का किया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 है। यहाँ पे मिट्टी के कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब बालू, ग्रॉक, पत्तियाँ, या फिर हस्क, जो मिट्टी को कौन सी सामग्री, जो सामग्री है वो कौन सी सामग्री है जो उसको बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती प्रदान करती है? तो कौन सी हो जाएगी? हस्क हो जाएगी। हस्क मतलब वही चीज़ होती है भूसी टाइप की, वही चीज़ है, तो वही चीज़ हस्क हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे 118 है। यहाँ पे बात करते हैं मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? ये तो बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया है तो सब लोग जानते हैं। तो अभी आया था धातु के लिए आया था, कुछ इसी टाइप से था। तो यहाँ पर इसका जो राइट है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मतलब जो मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मेटल कास्टिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? मेटल कास्टिंग के लिए, वही चीज़ ढलाई के लिए। ठीक है, कास्टिंग आपका ढलाई। चलिए अब हम बात करते हैं आपका प्लास्टर की मूर्ति। हाँ, प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोड लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किसका घोल प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोड को लेते समय पृथक्कर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? टर्पेटाइन है, केरोसिन है, डीजल है, या फिर ग्रीस है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? आपका ग्रीस का यूज करा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है कि टेराकोटा और सिरेमिक में से क्या सामान्य नहीं है? तो आपको बताना है कि आपका बेजिंग, थ्रोविंग, मतलब सेंटरिंग, या फिर कॉयल। तो जो आपका टेराकोटा और सिरेमिक में जो सामान्य नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? कॉयल हो जाएगा। ये आपका किससे संबंधित, जो आपका है ये टेराकोटा और सिरेमिक में सामान्य नहीं है, जो कॉयल है वो आपका इसमें सामान्य नहीं होगा। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन है जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पे पोर्सिलेन की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जाती है। यहाँ पे लॉस्ट वैक्स है, प्रेस मोल्ड है, पीस मोल्ड है, या फिर स्लिप कास्टिंग है। देखो आपके अब क्वेश्चन आ गए हैं मूर्ति कला के, जो पार्ट है वो मूर्ति कला वाला पार्ट आ गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूर्ति कला भी आपके क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इसके भी, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे पोर्सिलेन है जो चीनी मिट्टी से जो है आपका। ठीक है, तो आपको बताना है इसका क्या है राइट आंसर। देखो यहाँ पे जो चीनी मिट्टी की ढलाई है उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ पे स्लिप कास्टिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो है टेक्निक ये वाली यूज करी जाती है, स्लिप कास्टिंग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे किस द्रव से क्ले की मजबूती प्राप्त होती है? ये भी तो सबको पता होगा कि यहाँ पर रेत है, ग्रॉग है, हस्क है, या फिर कपास के
रेशे हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रॉग होता है, उससे आपकी क्या कहते हैं क्ले में मजबूती प्राप्त होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि स्थापना कला से क्या समझते हैं। तो आपको बताना है कि जो स्थापना कला है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे द्विआयामी कला है, रंगमंच कला है, या फिर द्विआयामी कला है, या फिर आपका छापा कला है। तो आपको बता देते हैं जो स्थापना कला होती है वो आपकी त्रिआयामी है, यानी कि आपकी किससे है, यानी कि मूर्ति कला। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है आपकी स्थापना, प्रतिष्ठापन जो इंस्टॉलेशन है, मतलब वही चीज़ है आपका, सॉरी क्या कहते हैं स्थापना, इंस्टॉलेशन, प्रतिष्ठापन, हाँ प्रतिष्ठापन। ठीक है, ये जो है आपका प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन या फिर बोल सकते हैं स्थापना, या फिर हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन। चलिए इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ याद रख लीजिएगा, तीनों ही चीज़ याद रख लेना, एक प्रतिष्ठापन, एक स्थापना और एक आपका इंस्टॉलेशन। ये किससे संबंधित हो जाएगा, आपका 3D से संबंधित हो जाएगा, यानी कि त्रिआयामी से संबंधित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 124। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो तेल चित्रकारी, यहाँ पे कह रहा है कि तेल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है। तो सर जीन टोंक है, जीन ड्यू बफे है, सर हेनरी टोंक है, या फिर पाब्लो पिकासो हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सन हेनरी टोंक हो जाएंगे, जो यानी कि टोंकिंग जो प्रक्रिया है वो सेन हेनरी टोंक, देखो नाम से ही लग ही रहा होगा। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 125 है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे पॉल सेंड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर कलर का, तो यहाँ पे पॉल सेंड बॉय का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो निम्नलिखित, यहाँ पर ये मत देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। तो चलिए यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो ग्वाश है, पहले हम ग्वाश की बात करते हैं। तो ग्वाश आपका किससे संबंधित है, आपका जो ग्वाश है तो आपका ये गम अरेबिक, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। एनकॉस्टिंग का आपको मैंने बताया था, एनकॉस्टिंग किससे संबंधित होता है, आपका मोम से संबंधित हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर। जो टेम्परा है वो टेम्परा किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो अंडे, मतलब अंड से ही हो जाएगा आपका, यानी कि 4 नंबर। जो भित्ति चित्र है तो भित्ति चित्र का एक ही बचा है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, चलिए तो 1 हो जाएगा। चलिए तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, ये नहीं वाला था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पे कह रहा है कि भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कि फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन। तो आपको बताना है कि कौन सी कहाँ से मतलब जो है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी है। जो म्यूरल शब्द है वो कौन सा है आपका, अंग्रेजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण की किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको बताना है शुष्क भित्ति, गीली भित्ति, ये फिर वही चीज़ है, तो सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सूखी भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जो तारपीन के यहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे बाइंडर के रूप में, या फिर रंग के चमक के लिए, रंग को पतला करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं जो इसका राइट मतलब जो है तारपीन के तेल का जो मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, वही चीज़, रंग को पतला करने के लिए। चलिए तो रंग को क्या करे जाते हैं, पतला करने के लिए किया जाता है जो तारपीन का, ये तो मैंने पहले ही बताया था। चलिए तो किस माध्यम में लाइट से डार्क, तो अब हम बात करते हैं, देखो अभी आपने डार्क से लाइट पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लाइट से डार्क की तरफ। तो सभी लोग जानते हैं किसमें होता है, तो बिल्कुल आपका वाटर कलर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 131 है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पेस्टल रंग को स्थायी करने के लिए कौन सा घोल, ठीक है, यहाँ पे ला है। तो यहाँ पे घोल प्रयोग किया जाता है तारपीन का तेल, फिक्सटेटिव, यहाँ पे पेस्टल रंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका फिक्सटेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो फिक्सटेटिव को, जैसे चौक को होता है ना, सब पाउडर को उसको फिक्स करने के लिए फिक्सटेटिव का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 132 है। टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, फिर से टेम्परा की बात करने लगा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर टेम्परा आप लोग जानते हैं कि अपारदर्शी में आ जाता है, ठीक है। अगर हम पहले की बात, देखो पहले स्टार्टिंग में जब बनाते हैं तो ये घुलनशील होता है, ठीक है, बाद में ये अघुलनशील होता है, फिर ये मतलब जो हो जाता है मतलब अपारदर्शी में आ जाता है टेम्परा, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 133 है।
पेस्टल रंगों की स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले सरल को किस नाम से जाना जाता है? सरल कह रही हूँ, तरल। चलिए, तो यहाँ पे बोलते बोलते भी थक गई। चलिए, तो पेस्टल रंगों को स्थायित्व हेतु प्रयोग प्रयोग किए जाने वालों को तरल को किस नाम से जाना जाता है? तारपीन, फिक्सेटिव स्प्रे या फिर जल? तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जो पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु, तो बिल्कुल वही चीज़ है आपका क्वेश्चन, तो आपका फिक्सेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 134 है, यहाँ पे पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? रासायनिक, भूमि से प्राप्त, या फिर जल रंग, या फिर खनिज रंग? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर खनिज रंग राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 135 कह रहा है कि पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज कौन सा है? चिकना सफ़ेद है, मोटा हस्त निर्मित है, भूरा खुरदरा है, या फिर टेक्सचर्ड कागज है? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पेस्टल रंग होते हैं कि अगर कोई मान लो चौक जैसा एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप उसको चिकने पेज पे चलाएंगे तो अच्छी नहीं चलेगी, लेकिन अगर आप उसको खुरदरे पेज पे चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका? भूरा खुरदरा पेपर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 है, यहाँ पे संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल? तो आपको जो राइट आंसर बताना है वो कौन सा है आपका? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं कि आपका मतलब जो संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये वाला क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ पर? ये तो टेक्निक नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे वसली क्या है आपको बताना है। वसली वही चीज़ है, तो सभी लोग जानते हैं कि वसली कौन सा है। यहाँ पर तकनीक है, माध्यम है, कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है, या फिर शैली है? तो बिल्कुल यहाँ पर है, तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 138 है क्वेश्चन आपका कि यहाँ पे अक्सर अंग्रेजी जल रंग जो इंग्लिश वाटर कलर को जनक कहा जाता है, तो वही चीज़ है, तो सभी लोग जानते हैं पॉल सेंट बॉय हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 139 है कि एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? फिर से वही चीज़ बोल रहा है, तो सभी लोग जानते हैं कितने ग्राउंड होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे। एक आपकी लंबाई हो जाएगी, एक आपकी चौड़ाई हो जाएगी, और तीसरी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 है, यहाँ पे बंधक प्रयुक्त किया जाता है। तो तैल चित्र, यहाँ पे बंधक वही चीज़ आ गया है कि आप लोग जानते हैं बंधक है वो किसमें यूज़ करा जाता है? बाटिक में यूज़ करा जाता है। चलिए, तो बंधक होता है, यहाँ पर आपको बताया था। चलिए, तो यहाँ पे है जल रंगीय वॉश पेंटिंग के लिए जल में घुलनशील बार कितनी बार डुबोना चाहिए? अब ऐसा नहीं है कि इतना डुबोना चाहिए कि भीग ही जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर आवश्यकता अनुसार डुबोना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर किसी को जल्दी तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बता दीजिए। बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से आपसे क्वेश्चन हो जाए और आपके 20 क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, बस आपके क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, 30 हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, मध्यम, मोटा? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, बहुत सारे उसमें बुक में लिखा होगा मध्यम, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका मोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मध्यम नहीं रहेगा, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका मोटा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो जल रंग, पेस्टल, या फिर एक्रेलिक, या फिर तैल रंग? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि जो टेम्परा तकनीक है किस माध्यम में प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आपका एक्रेलिक रंग में किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 144 है, यहाँ पे इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो यहाँ पे अजंता, यहाँ पे इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग जो बात कर रहा है वो किसके समान है? यहाँ पर अजंता म्यूरल बाग पेंटिंग, या फिर पहाड़ी पेंटिंग, या फिर आपकी जयपुरी फ्रेस्को? तो आपको बता दे रहे हैं जो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग है वो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? आपकी जयपुरी फ्रेस्को हो जाएगी राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 145 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ग्रेफाइट, कार्बन, लोहा, या फिर हीरा? तो सभी लोग जानते हैं कि सामान्य पेंसिल में जो सामग्री यूज होती है वो कौन सी होती है? ग्रेफाइट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अब हम यहाँ पे देखो सबकी प्रकृति देख ली, यहाँ पर एक्रेलिक की भी देखी अपारदर्शी थी, यहाँ पे टेम्परा की भी देखी अपारदर्शी थी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्वाश की प्रकृति कैसी है, पारदर्शी है, अल्प पारदर्शी है, परावर्ती है, या फिर अपारदर्शी है? तो बिल्कुल ये भी कौन सी हो जाएगी? अपारदर्शी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि यहाँ पे निम्न में से सबसे सॉफ्ट यानी कि लेड जो मुलायम नोक वाली पेंसिल है वो कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एस से शुरू होने वाली जो पेंसिल होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, और जो बी में आती हैं वो आपकी बोल्ड यानी कि आपकी
मतलब ये हार्ड हो जाती हैं, आपकी एच 4 हार्ड हो जाएंगी, ये आपकी 9 आपकी मतलब जो हो जाएगी मतलब बोल्ड हो जाएगी, यानी कि कौन सी हो जाएगी 9 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148 है। यहाँ पे स्कम्पलिंग की बात कर रहा है कि जो स्कम्पलिंग किसे कहते हैं, तो मोटे रंग की पारदर्शिता मतलब जो पारदर्शी परत को कहते हैं, या फिर अत्यधिक चटकीला रंगों को सुखाना, या फिर गाढ़ापन। तो यहाँ पे जो स्कम्पलिंग होती है वो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे मोटे रंग की पारदर्शी परत होती है। ठीक है, यहाँ पे मोटे रंग की क्या होती है, पारदर्शी परत होती है स्कम्पलिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आला प्राइमा। देखो अभी तक मैंने आपको आला प्राइमा बताया भी था, तो यहाँ पर आला प्राइमा आपको किससे संबंधित है सभी लोग जानते हैं, तो जल्दी से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक से हो जाएगा कि ठीक है, जो यानी कि आपका आला प्राइमा, जो यानी कि एक बार में आपका तकनीक जो पूरी कंप्लीट हो जाए एक ही बार में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है आला प्राइमा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि तैल रंग चित्रकला तकनीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो तैल रंग चित्रकला जो तकनीक है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, यानी कि गाढ़े से किसके मतलब गाढ़े से हल्के की तकनीक, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बस आपके थोड़े से ही बचे हैं, इसको भी कर लेते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जल रंग, टेम्परा, तैलीय, वॉश। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका लघु चित्रण में, तो लघु चित्रण में जो मतलब जो प्रयोग किया जाता है तो किस प्रकार के रंगों का, तो बिल्कुल यहाँ पे टेम्परा। तो लघु चित्रण में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपने देखा होगा जो लघु चित्र बने हैं राजस्थान में बने हैं और आपका पहाड़ी में भी बने हैं, तो यहाँ पे रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका टेम्परा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेस्को बुनो कौन सी पद्धति है, सूखी, ना सूखी, गीली या फिर गीली। तो फ्रेस्को बुनो है सभी लोग जानते हैं, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी गीली पद्धति हो जाएगी, मतलब गीली भित्ति। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यहाँ पर इनमें से किसी ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं, अलसी का तेल, पेंसिल, टेक्सचर व्हाइट या फिर पिगमेंट का यूज़ करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ड्राइंग माध्यम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पेंसिल है, तो पेंसिल आपका यूज़ करेंगे किसके लिए, मतलब ड्राइंग करने के लिए ना, ड्राइंग के माध्यम के लिए पूछा गया है ना, तो पेंसिल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जल रंग चित्रकारी के लिए किस पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो है लकड़ी, हस्त निर्मित कागज़, तो फिर वही चीज़ है, तो सभी लोग बता रहे हैं, वो सभी लोग को पता ही है कि यहाँ पे इसको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हस्त निर्मित कागज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि यहाँ पे एक्रेलिक रंग की योग्यता है, दूर से सूखना, वो देर से सूखना, जल्दी से सूखना, तो या फिर रंग विन्यास। तो बिल्कुल आपको मैंने बताया था कि जो एक्रेलिक रंग होते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं, यही इसकी जो एक्रेलिक रंग है उसकी विशेषता होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर, बॉन्ड पेपर या फिर कैंट पेपर। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला हेतु जो प्रयोग नहीं होता है, वो आपका बॉन्ड पेपर है। जो बॉन्ड पेपर है वो आपका प्रयुक्त नहीं होता है, ये आपका बॉन्ड पेपर आपका ऑफिस वर्क में यूज़ होता है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है आपका बॉन्ड पेपर। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है। तो आपको बताना है सरसों का तेल, अलसी का तेल, ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो तैल चित्र का हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका अलसी का तेल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158। चलिए तो अब इसके अलावा बस आपके 10-12 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस खत्म ही होने वाली है क्लास। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है। तो यहाँ पे मंगोलियन है, इटालियन है, ईरानियन है या फिर चीनी जापानी है। तो सभी लोग जानते हैं कि वॉश तकनीक का आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका चीनी जापानी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 159 का है ओपेक। जो ओपेक है कहते हैं पारसी रंग को, अपारसी या फिर पेस्टल या फिर ऑयल को कहते हैं। तो बिल्कुल जो ओपेक जो कहते हैं वो आपके अपारदर्शी रंगों को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अपारदर्शी, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 160 बात करते हैं कि कोलाज क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि कोलाज क्या होता है, कि अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख का संयोजन। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर किसका हो जाएगा, टुकड़ों का संयोजन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 161 कह रहा है कि यहाँ पे बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग में किया जाता है, टेम्परा, चल रंग या फिर तैल रंग या फिर पेस्टल। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो बिना तुलिका की सहायता से, तो बिना तुलिका की सहायता से तो पेस्टल ही रंग किया जाता है, इसमें हमें कोई भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तुलिका मतलब आपका ब्रश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 162 कह रहा है कि चारकोल क्या है। तो आपको बताना है कि चारकोल क्या है।
तो सभी लोग जानते हैं पेंसिल है, लोहा है, कोयला है या फिर चलिए तो यहाँ पे जो है पेंसिल है नहीं है, लोहा है ये भी नहीं है, कोयला है ये भी नहीं है, वो कह रही हूँ कोयला भी नहीं। चलिए तो पेंसिल आपका नहीं है, लोहा भी नहीं हो जाएगा, कोलतार की बत्ती तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, जो चारकोल बना होता है वही चीज़ होता है, जो लकड़ी को जला के बनाया जाता है वही चीज़ होती है आपकी चारकोल स्टिक भी होती है। अब तो चारकोल स्टिक भी आती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़। पहले तो लोग चारकोल के जगह लकड़ी के लिए बनाते, प्रागैतिहासिक काल में खाना बनाते थे और वहीं से उसी कोयले का यूज़ भी कर लेते थे ड्राइंग करने के लिए। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में से जल रंग जो आर्द्र माध्यम नहीं है वो कौन सा है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पेस्टर। इसमें ना ही हमें जल रंग की आवश्यकता होती है, वो जल की आवश्यकता होती है, ना ही हमें ऑयल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अद्यम नहीं है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पेस्टर कलर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 164 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है। तो बताइएगा जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे टेम्परा, वाटर कलर, एक्रेलिक या फिर तैल रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका पता है कि तैल रंग को आपका इम्पेस्टो, मैंने बताया था कि जो इम्पेस्टो होता है वो आपका तैल रंग से संबंधित होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165। तो 165 कह रहा है कि यहाँ पे भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने का लेप यहाँ पे निष्पादित की जाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फ्रेस्को हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे 166 की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपके बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। तो इम्पेस्टो तकनीक में किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि किस माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर ये चीज़ पूछ रहा है। तो इम्पेस्टो में जो इम्पेस्टो तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पानी के रंग का नहीं किया जाता है, एक्रेलिक और तैल रंग का भी किया जाता है, एक्रेलिक रंग का किया जाता है यहाँ तो पानी का रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 167 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जल आभा का प्रभाव होता है रेजिन, क्रियोन, चाक, गोंद। तो किसका हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका रेजिन का हो जाएगा। जल आभा का प्रभाव होता है वो आपका रेजिन का हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168। आपके क्वेश्चन पर खत्म होने वाले हैं कि कौन सी तकनीक है जो भित्ति चित्रकारी से संबंधित है, ग्राफिक, फ्रेस्को, म्यूरल या फिर टेम्परा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका फ्रेस्को हो जाएगा, भित्ति है फ्रेस्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 है यहाँ पर, भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सी सटीक सम्मिश्रण रहता है, चूना एवं बालू, बालू एवं लौह चूना एवं ग्रेफाइट या फिर चूना एवं कोयला। तो सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय फ्रेस्को चित्रों में यहाँ पे जो मिश्रण रहता है वो कौन सा रहता है। तो यहाँ पर चूना एवं बालू होता है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 117 है कि इंटेलियन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका जो है आपका क्या कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक है अजंता भित्ति चित्र, पहाड़ी चित्र, बाग चित्र या फिर जो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो किसके समान हो जाएगी, यहाँ पर जो फ्रेस्को पेंटिंग है, तो फ्रेस्को पेंटिंग आपकी हो जाएगी अजंता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे मैं क्या कह रही हूँ फिर से, सॉरी। यहाँ पे क्या कहते हैं, इटालियन फ्रेस्को है ना, कि यहाँ पे जो जयपुरी की कौन सी पद्धति हो जाएगी आपकी, आरायशी पद्धति। देखो अभी मैं आपका गलत हो जाता। चलिए तो आरायशी पद्धति है। ठीक है, बाकी तो मैं गलत नहीं होने दूंगी चाहे कुछ हो जाए। चलिए तो आरायशी पद्धति है जो आपकी किसकी है, जयपुरी की। जो जयपुरी आपकी जो फ्रेस्को है वो कौन सी पद्धति कौन सी तकनीक है, यहाँ पे इटालियन तकनीक है, जिसको क्या कहते हैं, आरायशी पद्धति। ये आपकी किसकी हो जाएगी, इटालियन की। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ठीक हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। यहाँ पे जल्दी जल्दी में यही चीज़ होता है। चलिए तो क्वेश्चन को ठीक से भी नहीं देखा और यहाँ पे आंसर भी टिक लगा दिया। चलिए तो यहाँ पे इटालियन फ्रेस्को तकनीक किससे समान है, फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मेरी गलती है। चलिए तो यहाँ पे आरायशी पद्धति राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुरी फ्रेस्को में अपने आरायशी पद्धति पढ़ा भी होगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 171 है। यहाँ पर टेराकोटा से तात्पर्य है जली हुई मिट्टी, सूखी मिट्टी, रेतीली या फिर गीली मिट्टी।
तो यहाँ पे टेराकोटा तो सभी लोग जानते होते हैं। तो यहाँ पे टेराकोटा वही चीज़ होती है जो जली हुई मिट्टी होती है, यानी कि उसको कोई चीज़ गीली मिट्टी होती है उसको फिर सुखा लिया जाता है, पका लिया जाता है, तो वो आपका किस में बदल जाता है, टेराकोटा में बदल जाता है। तो चलिए यहाँ की आपकी क्लास ख़त्म हुई, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर आपको जितना भी आपका मीडियम और टेक्निक है तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। साथ साथ में सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा मेरे बिना कहे, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है कि हाँ चलिए तो मेरी मेहनत थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी सक्सेस हो गई, थोड़ी सी, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, है ना। चलिए तो यहाँ पर ज़्यादा सारे स्टूडेंट मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर तो करते नहीं है मुझे पता है, और कोशिश करा करिए कि फर्स्ट नंबर से आप क्वेश्चन जब क्लास स्टार्ट होती है तो फर्स्ट नंबर से आप ज्वाइन हो जाया करें, ठीक है। तो चलिए तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, अब आराम से जाके आप सो सकते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट एवरीवन, चलिए फिर सोते हैं हम, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट अगेन।